भारत की सीमा और हमारी संस्कृति और हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रश्न आए और इस पर खतरा मंडराए तो हमें सचेत हो जाना है। हमारे देश में एक संकट रोहिंग्या का ऐसा ही एक ज्वलंत मुद्दा है जो हमारी संस्कृति, हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए कहीं ना कहीं प्रश्न बन रहे हैं। लेकिन इसके थोड़ा सा गहराई से हम लोगों को समझने की जरूरत है, मतलब इतिहास में जाकर अब समझना होगा कि ये कहानी शुरू कहां से होती है। कहानी शुरू होती है ब्रिटिश शासन के उस दौर से जब पूरे भारत और म्यांमार पर ब्रिटिश शासन था। बंगाल जो आज का वर्तमान का बांग्लादेश है, यहां से कई रोहिंग्या मुसलमान मजदूरों को ब्रिटिश शासन द्वारा म्यांमार में काम करने के लिए मजदूर के तौर पर ले जाया गया। वहां के जो स्थानीय लोग थे वो बौद्ध थे और उन्होंने इन मजदूरों को बाहरी माना। खैर, बाहरी माना, लेकिन समय बीतता गया और वहां पर म्यांमार में रोहिंग्या की कई पीढ़ी धीरे धीरे सरवाइव की, मतलब म्यांमार में रह गए। देखते ही देखते समय बीता और द्वितीय विश्व युद्ध दुनिया में शुरू हो गया। दुनिया भी दो खेमे में बट गई। इस समय म्यांमार में जो जातियां थी वो भी दो भागों में बट गई। कौन कौन? रोहिंग्या और बौद्ध। रोहिंग्या लोगों ने ब्रिटिश शासन का समर्थन किया, जबकि जो वहां के स्थानीय बौद्ध लोग थे उन्होंने जापानियों को समर्थन दिया। इस दोनों के अलग अलग समर्थन ने म्यांमार में रोहिंग्या और बौद्धों के बीच जातीय तनाव और भी बढ़ा दिया। म्यांमार की सबसे बड़ी जो जाति समूह है उसका नाम है बामर, और बामर जो बौद्ध धर्म की अनुयायी है, म्यांमार की सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक धारा का नेतृत्व भी करती है। म्यांमार में जातीय समूह की लड़ाई तो चल ही रही थी, लेकिन इसको खत्म करने के लिए 1947 में इन लोगों के बीच में एक समझौता हुआ जिसका नाम है पंगलोंग समझौता। यह समझौता वहां की बामर जो बौद्ध की सबसे बड़ी जाति है, बामर जनजाति है, और वहां पर कुछ अल्पसंख्यक समूह हैं, इनके बीच समझौता था। लेकिन इसकी जो खास बात है वो ये है कि इस समझौता में दो जाति समूहों को शामिल नहीं किया गया, और वो थे करेन और रोहिंग्या। ये दोनों शामिल नहीं हुए क्योंकि बामर बौद्ध लोग शुरू से ही रोहिंग्या लोगों को मानते हैं कि यह म्यांमार के जद्दी लोग यानी वास्तविक नहीं है, ये प्रवासी लोग हैं। और यही इनका प्रवासी मानना बाद में और भी रोहिंग्या और बौद्धों के बीच तनाव का कारण बना। 1948 का समय आया और ब्रिटिश शासन जैसा कि अब अपने आप को समेट रही थी हर एक देशों से, म्यांमार से भी इसने खुद को समेट लिया और अब म्यांमार स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्रता के बाद उस देश में एक बहुत कमजोर और लचर लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुई। लेकिन चूंकि हमने आपसे कहा कि यह एक लचर व्यवस्था थी तो ज्यादा दिन तक चल नहीं पाई और 1962 में म्यांमार में इस लोकतांत्रिक शासन का तख्ता पलट को कू भी कहा जाता है, तो तख्ता पलट हो गया यानी कि कू आ गया, और वहां पर यानी कि म्यांमार में सैन्य शासन स्थापित हो गई, जिस कारण 1947 का पंगलोंग समझौता जो पहले हुआ था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। खत्म होने के बाद समस्या और भी गहराया। अब हुआ कि समस्या को कैसे सुलझाया जाए, तो 1982 में म्यांमार में एक नागरिकता कानून लाया गया। इस नागरिकता कानून में कौन नागरिक होंगे उनकी चर्चा थी। तो इसमें नागरिकता उन लोगों को दी गई थी, एक कंडीशन रखा गया। कंडीशन ये रहा कि 1824 जब ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का वहां शुरुआत हुआ, उसके पहले से जो लोग म्यांमार में रह रहे हैं वो म्यांमार के एक्चुअल लोग, रोहिंग्या लोगों को इस सूची से बाहर रखा गया क्योंकि रोहिंग्या म्यांमार के मूल निवासी नहीं थे। उन्हें तो अंग्रेज काम करने के लिए म्यांमार लाए थे, लेकिन म्यांमार के लोगों ने
इन्हें शुरू से ही बंगाली घुसपैठिया माना। बंगाल की जो 88% आबादी है वह बौद्ध है, जबकि रोहिंग्या सुन्नी मुसलमान है। बौद्ध लोग रोहिंग्या मुसलमान को हमेशा राष्ट्रीय पहचान के लिए खतरा मानते रहे हैं। इन बौद्धों का मानना है या सोचना है कि रोहिंग्या की बढ़ती जनसंख्या बौद्ध संस्कृति को इस्लामिक संस्कृति में बदल देगा। ये ऐसे ही कहानी है जैसे दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम का कंसेप्ट चलता है, मतलब काफिरों के देश को इस्लाम के देश में घोषित करो। और इसी कंसेप्ट से डरकर 2012 में म्यांमार में एक सांप्रदायिक हिंसा हुआ, जिसमें 200 से अधिक लोग मारे गए और 1,40,000 रोहिंग्या को विस्थापित होना पड़ा। बौद्ध जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनका कहना है कि रोहिंग्या इस्लामिक आक्रमणकारी है, और इसी विचार के तहत 2017 में एक और भी बड़ा नरसंहार हुआ। इस नरसंहार के बाद लाखों रोहिंग्या मुसलमानों ने अलग अलग जगह तलाशना शुरू कर दिया। कहां जाएंगे वो? तो उनसे सबसे करीब था बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में पहुंचे। रोहिंग्या बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल पहुंचे, जो कि भारत में है, और यहां से ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली तक चले आए, जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। पश्चिम बंगाल में वो कोलकाता में और उसके सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं जो बांग्लादेश से लगते हैं, जैसे मालदा हो गया, मुर्शिदाबाद हो गया, यहां भारी मात्रा में ये बस गए। एक 2025 में रिपोर्ट आया और इस रिपोर्ट में बताया गया कि यह रोहिंग्या लश्कर ए तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन से भी जुड़ रहे हैं, जो भारत के भविष्य में भारत के लिए बहुत बड़ा आतंकवाद का एक खतरा बढ़ रहा है। रोहिंग्या का खतरा तो पश्चिम बंगाल में आया ही, जैसा कि हमने आपको बताया, और आतंकवादी गतिविधि से ये लोग जुड़े हैं। लेकिन म्यांमार के सीमा से सटे भारत के पूर्वोत्तर राज्य भी इससे खूब प्रभावित हुए, क्योंकि म्यांमार की पूर्ववर्ती जो हमारा सीमा है पूर्वोत्तर भारत का, वो लगभग म्यांमार से 1643 किलोमीटर लगती है, जिसमेम मिजोरम म्यांमार से 510 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। मणिपुर म्यांमार से 398 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। नागालैंड म्यांमार से 215 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अब इन परिस्थितियों में जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है, ये रोहिंग्या का एक शरणार्थी केंद्र बन गया। भारत इससे निपटने के लिए एक नीति लाया जिसका नाम है पुश बैक पॉलिसी, और इसी का पालन करता है, जिसका अर्थ है कि बिना पूर्ण कानूनी प्रक्रिया के कोई कानूनी प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है, यानी कि कोई सुनवाई और कोई अपील की जरूरत नहीं है। ये अवैध हैं। अगर हमें पता लगता है कि यह अवैध प्रवासी हैं, तो इन्हें हमारी भारत सरकार हमारे सीमा रेखा से बाहर धकेल देती है। इस पर कई विचार हमारे गृह मंत्री और हमारी सरकार दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सख्त रूप दिखाते हुए कहा है कि भारत अपनी अखंडता से, अपने सीमा के घुसपैठ से समझौता नहीं कर सकता, और अपने संस्कृति को बचाने के लिए ऐसा करना जरूरी है। आप क्या सोचते हैं रोहिंग्या पे? हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगेगा, और ऐसा वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।